और ना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। कैटलिस्ट बस काम जल्दी करवा देता है। लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर अगर बनना है तो इसी पॉइंट पर बनेगा, पहले अगर 1 घंटा ले रहा था तो 10 मिनट में बन जाएगा। मतलब ये कि कैटलिस्ट जो है उसे ऐड करने से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता और ना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका घर यहाँ से कितनी दूर है पैदल, और अगर गाड़ी में जाए तो 7-8 मिनट। तो कैटलिस्ट भी यही करेगा, आप पैदल जा रहे हो घर तो 15 मिनट लग रहे हैं, और कैटलिस्ट मतलब अगर मैं गाड़ी ऐड कर दूं तो गाड़ी आपको जल्दी पहुंचा देगी। लेकिन क्या गाड़ी में बैठते ही घर करीब आ जाएगा? नहीं, घर अपनी जगह पे ही रहेगा, पहुंच जल्दी जाओगे, है ना। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लीस शैटलियर की जो एप्लीकेशन है वो लॉन्ग में आती है लीस शैटलियर के प्रिंसिपल के साथ, लेकिन चूंकि कल मैंने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको चीजें सिखा दी हैं, और इस इक्वेशन का नाम भी मैंने आपको बताया था, क्या था? हैबर-बोश प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो मैंने टुकड़ों टुकड़ों में आपको बात समझा दी थी कि इस इक्वेशन में अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, रिएक्टेंट को कम करोगे तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट को कम करोगे तो फॉरवर्ड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हमने ऐसे डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद अगर मैं कहूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो मुझे बताओ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं यील्ड ऑफ अमोनिया बढ़ाना चाहता हूं तो प्रेशर बढ़ाऊं या प्रेशर कम करूं? प्रेशर बढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर फेवर द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, तो प्रेशर के बढ़ते ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ चलेगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने कुछ ऐसे डिस्कस किया था, वहां पर ऑप्टिमम प्रेशर भी लिखा होगा 200 से 300 एटमॉस्फेयर का, कि कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा यहां पर 200 से 300। क्या मेंशन है वैसे बुक में? यही मेंशन है, ओके। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात आती है, जो कि मैंने आपको सिखाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा प्रोडक्ट बने एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और टेम्परेचर जो मेंशन है आपकी बुक में वो 400 से 450 डिग्री के आसपास होगा। अब आप कहोगे सर 400 डिग्री ये तो टेम्परेचर बढ़ाया है, ये तो कम थोड़ी ना किया है हमने, है ना। जहन में रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो हीट रिलीज होने की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर 600-700 डिग्री तक चला जाएगा, तो उसे कम करके कहां तक ले आएंगे हम? 400-450 डिग्री तक ले आएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये सारी चीजें किसमें शामिल है हमारे पास? एप्लीकेशन ऑफ लीस शैटलियर प्रिंसिपल। एक आखिरी पॉइंट है कैटलिस्ट के बारे में, तो कैटलिस्ट के बारे में ही मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं कैटलिस्ट को ऐड कर दूं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा। बस जो चीज है वो जरा जल्दी हो जाएगी। मतलब अगर 10 ग्राम प्रोडक्ट बनना था तो कैटलिस्ट को डालने के बाद भी 10 ग्राम बनेगा, लेकिन पहले 10 ग्राम प्रोडक्ट 1 घंटे में बन रहा था, तो अब हो सकता है 10 मिनट में बन जाए। आ गई बात समझ में? हेडिंग लगाइए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि पानी में हल होने के बाद बिजली को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तमाम के तमाम एसिड और तमाम के तमाम बेस और तमाम के तमाम सॉल्ट, ये सब के सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है। मतलब अगर आप 10 ग्राम सॉल्ट डाल रहे हो NaCl पानी में, तो हो सकता है कि 10 के 10 ग्राम
आयोनाइज हो जाए, या फिर 9 ग्राम 9.5 ग्राम, ज्यादातर जो मिकदार है वो क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी और अपने आयंस में टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो हो सकता है कि 10 करोड़ मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो, बाकी आयोनाइज ना हो। तो इस तरह के सॉल्ट, क्या कह रहा हूं मैं, इस तरह के सॉल्ट जो कि मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, स्लाइटली हल होते हैं, थोड़े से हल हो जाता है, स्लाइटली हल होता है, ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। क्या कहते हैं, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट या स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम से पुकारा जा सकता है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, वीक, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। ठीक है, तो solubility product is about sparingly soluble salt। ठीक है, कि जब भी कभी केएसपी की बात होगी तो कौन से सॉल्ट से मुराद होगा, स्पेरिंगली। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से मुराद है केएसपी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में ले रहा हूं बेटा AgCl। क्या ले रहा हूं, AgCl। ठीक है, ये एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, मुकम्मल तौर पर पानी में हल नहीं होता। ठीक है, मैं पानी कंटेनर में लेता हूं और इसमें डाल देता हूं मैं AgCl। ठीक है, AgCl लेट सपोज अगर मैं 10 ग्राम डाल रहा हूं तो 10 ग्राम में से 1 ग्राम भी हल नहीं होगा, हो सकता है 0.001 ग्राम क्या हो जाए, हल हो जाए। खैर, जो भी मिकदार हल होगी वो कुछ इस तरह होगी कि आपने पानी में AgCl डाला था, पानी क्या करेगा, Ag+ और Cl- बना देगा और ज्यादातर मिकदार अनडिजॉल्व हालत में नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ये सॉलिड हालत में है या फिर मैं कहूं अनडिजॉल्व है। क्या इतनी बात समझ आ गई? मैं क्या करता हूं, मैं आपसे कहता हूं केसी का फॉर्मूला लगा दो इस पर, तो आप कहोगे केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, है ना, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है, कोई मसला इसमें नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, ये ना होने के बराबर पानी में हल होगा, इसका मतलब ये जो 10 ग्राम में ले रहा हूं, जो मैं पानी में डाल रहा हूं, इस मिकदार पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, कि हो सकता है 0.00 कुछ % क्या हो जाए, हल हो जाए। इस 10 ग्राम पे कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी इतनी कम है, सब तो सॉलिड की तरह नीचे बैठ जाएगा। हो सकता है चंद जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। इसका मतलब ये जो आप मास ले रहे हो ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिस चीज में कोई तब्दीली नहीं आती उस चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ एक डैश लगा देता हूं जिससे मुझे ये याद रहेगा कि AgCl की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। भाई AgCl और Ag+ और Cl- की क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि ये बदल सकती है। जब भी कभी आयनाइजेशन होती है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपस में जुड़कर AgCl बनाएंगे और AgCl वापसी क्या बना लेगा। लेकिन तमाम के तमाम नहीं, चंद जो पार्टिकल डिसॉल्व हुए हैं सिर्फ वो ये काम कर सकते हैं, बाकी सब सॉलिड ऐसे ही रहेगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसे, या फिर मैं क्या करता हूं, इसकी जगह मैं कांस्टेंट लिख ही देता हूं, Kc = Ag+ Cl- K डैश लिख देता हूं क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब डिवाइड में है, ये इक्वल की दूसरी तरफ आ जाएगा, Kc × K डैश = Ag+ और Cl-। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, नया कांस्टेंट बन जाएगा बेटा जो कि है Ksp। ये नया कांस्टेंट क्या, किससे डिनोट करूंगा इस कांस्टेंट को, Ksp। अब Ksp का मतलब ही क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इन दोनों कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन को मैं Ksp क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि ये जो आइन है ना, जो कि डिसॉल्व हुआ हुआ है, सॉल्यूबल जो आइंस हैं उनका प्रोडक्ट ही तो है Ag मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ही तो है ये किसका, आयनिक सॉल्युबिलिटीज का, ठीक है। ये जिस पर प्लस चार्ज अगर मैं इसे जनरलाइज करूं, सिर्फ AgCl नहीं, हर किसी के लिए अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं कहूंगा Ksp बराबर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? ओके। तो डिफाइन में कैसे करूंगा, मैं कहूंगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, लिख लो, उसके बाद इस डेरिवेशन को कॉपी कर लेना, न्यूमेरिकल्स हैं इसके। लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन the product of molar concentration of its positive and negative ions of sparingly soluble salt फुल स्टॉप। अच्छा, जैसे कि Kc टेम्परेचर डिपेंडेंट था, वैसे ही Ksp भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के बदलने से Ksp बदल जाती है, इसे कॉपी कर लो। सर्टेन टेम्परेचर पर Ksp की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब अगर बताया जाएगा कि फला केमिकल की Ksp ये है, तो आगे टेम्परेचर भी मेंशन होगा इस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को बदलोगे तो Ksp की वैल्यू भी बदल जाएगी। और Ksp की वैल्यू कैसी होती है, स्मॉल या लार्ज? हमेशा स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है इनकी, तो वैल्यू भी कैसी आएगी, छोटी। हमेशा एक्सपोनेंट माइनस में ही होगा, प्लस में कभी भी नहीं हो सकता। सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो पहले उस सॉल्ट को आयोनाइज करना आना चाहिए। जब तक आप आयोनाइज नहीं करोगे आप Ksp कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आयोनाइजेशन कैसे करवाते हैं वो समझ लो। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास एक केमिकल है CaSO4, आप इसे आयनाइज करना चाहते हो, तो तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले जो पहला एलिमेंट होगा ना, जैसे कि CaSO4 में पहला एलिमेंट कौन है, C, आप सबसे पहले उसे अलग कर दो, ठीक है, और उसके बाद दूसरे हिस्से को भी आप अलग करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 4 आप कोफिशिएंट बना दो, नहीं। SO4 एक सिंगल आइडेंटिटी है ना। लेट सपोज अगर लिखा होता CaCl2, क्या लिखा होता, CaCl2, जब आप इसे आयनाइज करते हैं ना तो पहले आप Ca को अलग करते हैं और उसके बाद आप Cl को अलग करते हैं। Cl2 आइन नहीं होता, आइन क्या होता है बेटा, Cl, ठीक है। और कितने हैं ये, 2, तो आप यहां पर लगा दोगे 2। बिल्कुल ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा हुआ हो आपके पास लेट सपोज Al2 SO4 थ्राइस, के हाँ SO4 3 दफा है, अब आप SO4 से पहले क्या लगाओगे, आपने Al किया, आपने SO4, ठीक है। Al कितनी दफा है और SO4 कितनी दफा है, ये वाली बात समझ आ रही है कि
नंबर्स किस तरह यूज करने हैं, अभी और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। उसके बाद जो पहला वाला पार्ट है ना बेटा, वो प्लस में टूटता है हमेशा, और दूसरा वाला पार्ट जो है मतलब वो माइनस में टूटता है। सही है, इतना भी कर लो तो सवाल आपका ठीक से हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चार्ज लिख दो कि प्लस कितना है तो वो और अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर सी ए सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है तो इस पर क्या चार्ज होगा, और इसे काउंटर करने के लिए इस पर क्या होना चाहिए, -2। सी ए +2, सी एल सेवेंथ ए ग्रुप का है तो -1 काफी है, 2 1 जा 2 +2 बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम थर्ड ए ग्रुप का है तो +3, SO4 पर क्या चार्ज होता है, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास PbCl2, आपको क्या लगता है कैसे आयनाइज होना चाहिए इसे? सबसे पहले Pb को आप अलग कर दो और Cl को अलग कर दो। Pb 1 है, सही है, Cl 2 है, 2 लगा दिया, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। Cl के ऊपर माइनस ही होता है, लेकिन कितने Cl है, 2 Cl को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस। ये प्लस की क्वांटिटी ना भी लिखो तो सवाल आपका अच्छे से हल हो जाएगा, लेकिन लिख दो तो और अच्छी बात है। फिर है आपके पास FeOH थ्राइस, तो पहले आप किसे अलग करोगे, आप Fe को अलग करोगे, और OH आपको पता है एक सिंगल आइडेंटिटी है, कितनी दफा है, प्लस माइनस, कितने माइनस है, तो इस पर प्लस कितना आना चाहिए, ये वाली बात समझ आ रही है। ऐसे ही मुझे ब्रेक करके दिखाओ ZnOH को, Ag2SO4 को, BaCl2 को, इन तीन को जरा आयनाइज करके दिखाओ। सवाल में कहते हैं सिल्वर सल्फेट इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस टू फिल वुंड्स, इट्स solubility in water at 25 degrees Celsius is 1.43 exponent -2, what will be its Kp। मतलब आपको सवाल में गिवन क्या है बेटा, solubility ऑफ किसकी गिवन है, Ag2SO4, कितनी गिवन है, 1.43 एक्सपोनेंट -2, यूनिट क्या लगाई है इन्होंने, मोल पर डीएम। लेट सपोज अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मोल पर डीएम क्यूब में ना होते हुए ग्राम पर डीएम क्यूब होती तो क्या उसे मैं फॉर्मूले में पुट कर सकता था, जवाब है नहीं। फॉर्मूले में है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल पर डीएम क्यूब। लेट सपोज अगर यहां पर ग्राम पर डीएम क्यूब होता तो क्या करते, मोल निकाल लेते, कैसे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। लेट सपोज ये ग्राम होता तो मैं क्या करता, डिवाइड कर देता इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो ग्राम पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब में अपने आप तो नहीं हम कर रहे हैं, अपने आप तो नहीं हो रहा, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, Ksp बताइए क्या है, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने के लिए मुझे Ksp का फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन Ksp का फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास कैटाइन और एनाइन मौजूद होंगे। तो क्या करना है आपने, Ag2SO4 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा, पहले सबसे पहला जो एलिमेंट है उसे आप अलग कर दो Ag, और उसके बाद सल्फेट को आप अलग कर दो जो कि है SO4। Ag के साथ क्या है 2, तो आप 2 लगा दोगे, और ये SO4 का 4 लगा मत देना, SO4 सिंगल एक आइन है, ठीक है, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर माइनस, +2 -2, ठीक है, आपने आइंस में +1। तो अब आप क्या करोगे बेटा, Ksp का फॉर्मूला लगाओगे। Ksp का फॉर्मूला क्या है, कैटाइन इनटू एनाइन। कैटाइन क्या है आपके पास Ag, और एनाइन क्या है आपके पास SO4। कुछ मिस कर रहा हूं मैं क्या, कोफिशिएंट को क्या बनाना है बेटा, पावर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकता हूं, भी कॉपी मत करना, एक गड़बड़ है।
सॉल्युबिलिटी हमें इनकी तो नहीं गिवन है ना, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमें Ag2SO4 की गिवन है। अब ये बहुत टेक्निकल मामला है, इसे समझ लो, बस ये समझ लिया तो आगे तो फॉर्मूला ही लगाना है। देखो, अगर आप 1 मोल Ag2SO4 लो तो वो आपको 2 मोल क्या बनाकर देगा Ag और 1 मोल क्या बनाकर देगा SO4। अगर आप 10 Ag2SO4 लोगे तो वो आपको 20 बनाकर देगा और 10 बनाकर देगा, ये है ना, ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी Ag की कंसंट्रेशन इससे 2 गुना ज्यादा होगी और SO4 की सेम होगी। ये बात समझ आ रही है? ओके, तो अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हमें पता है? हाँ, हमें पता है क्या है, 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.43 एक्सपोनेंट माइनस 2 और यहां पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1.43 एक्सपोनेंट माइनस, मोल पर डीएम क्यूब को मोलर भी कहते हैं, पता है, जगह कम है तो इसलिए सीधा मैं m लिख दे रहा हूं। सही है भाई? तो अब निकाल लो कंसंट्रेशंस, इसकी क्या हो जाएगी 2.86, सही है, और इसकी क्या आ जाएगी 1.43 एक्सपोनेंट माइनस, ठीक है। अब आप केएसपी का फॉर्मूला लगाओगे, क्या है केएसपी का फॉर्मूला, कैटाइन जो कि Ag है, और एनाइन कौन है बेटा, ठीक है। कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, तो क्या सर मल्टीप्लाई भी करना और पावर भी बनाना है, जवाब है हाँ, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर आती है तो इसका मतलब वैल्यू 4 डबल हो जाती है ना। 4 डबल कब होगी, जब मल्टीप्लाई भी करोगे और सही है। तो अब वैल्यूज पुट कर दो और केएसपी निकाल लो। Ag प्लस की क्या वैल्यू है बेटा 2.86 एक्सपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर, और SO4 कितना है 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2, मल्टीप्लाई करो केएसपी आ जाएगा 1.16 यूनिट क्या लगानी चाहिए मुझे, देखो यूनिट पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यूनिट पावर से, यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन की, लेकिन इसके ऊपर कितनी पावर है 2 और इसके ऊपर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर जब पावर 3 लगाओगे तो क्या बन जाएगा मोल क्यूब पर डीएम, ऐसे ही होगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर आप 4 लगाते हैं। और अगर ये जो रिएक्टेंट है इसके आगे कोई कोएफिशिएंट आ जाता है तो सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नहीं आएगा यहाँ पर कोई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल तो आपको गिवन है ना, आपको तो सिर्फ ब्रेक करना है। यहां देखो जरा, इस चीज को और जरा पक्का कर देते हैं कि लेट सपोज अगर इसकी कंसंट्रेशन होती 1 तो इसकी क्या होती, इसकी भी क्या होती 1। इसका मतलब अगर सवाल में इसकी कंसंट्रेशन 1.43 एक्सपोनेंट माइनस 2 गिवन होती तो यही इसकी भी होती और यही, क्यों, क्योंकि 1:1 है। तो फिर आपको इस तरह निकाल कर दिखाने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर दो, लेकिन निकाल कर दिखा दो तो अच्छी बात है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना हो तो फिर आपको करके दिखाना पड़ेगा, इसे समझ लो, उसके बाद कॉपी कर लेना। लिखा है केएसपी ऑफ ZnOH ट्वाइस, इसका मतलब आपको केएसपी गिवन है किसकी, ZnOH ट्वाइस की, कितनी गिवन है भाई 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 16 मोल क्यूब पर डीएम 9, सही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्युबिलिटी, क्या कैलकुलेट करनी है, और वो भी किसमें, ग्राम पर डीएम क्यूब में, मोल पर डीएम क्यूब में नहीं, ग्राम पर डीएम क्यूब में। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, आंसर किस में आएगा आपका, मोल पर डीएम क्यूब में, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देख लेते हैं, चलो सवाल को हम करते हैं हल। कैसे सॉल्व करना है बेटा बताओ,
सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले इस केमिकल को उठाना चाहिए और क्या कर देना चाहिए, आयनाइज। ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा बेटा, KSP का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है KSP का, या ये एक बात हम तय कर लेते हैं कि हमें सॉल्युबिलिटी नहीं पता, इसका मतलब हमें नहीं पता, ठीक है। तो x यहां पर भी क्या आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा 2x3, क्योंकि ट्वाइस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ZnOH ट्वाइस है, ठीक है। तो अगर आप KSP का फॉर्मूला लगाओ बेटा तो क्या बनेगा, Zn + 2 OH माइनस कोफिशिएंट को क्या बनाओगे, स्क्वायर। क्या सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, आपको KSP पता है, ठीक है। तो आपने KSP को पुट कर दिया, ठीक है। नहीं पता लेकिन आपने x की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप लिखोगे x, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 2x और स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, करेक्ट। ये 4 डिवाइड में है, यहां पर सॉरी मल्टीप्लाई में आकर क्या हो जाएगा, सॉरी x मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, ठीक है। तो x³ किसके बराबर होगा बेटा, 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 60 डिवाइड बाय 4, डिवाइड करो और बताओ